2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। पिछले 2 साल से जो कह रहा हूं, मैं लोगों से पूछता हूं कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, या कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूं, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता है ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट पर न्यूज़ पॉइंट। न्यूज़ पॉइंट में आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की राजनीति के बारे में। क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक जो पदयात्रा कर रहे थे, चुनाव के करीब आते आते पटना में बड़ी बड़ी सभाएं करने लगे हैं और उनकी सभाओं में बिहार भर से लोग जुट रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। आधी आबादी को लेकर इतनी बड़ी सभा कर लेना, शायद पटना में पहले किसी दल ने इतनी बड़ी सभा नहीं की थी और इसीलिए प्रशांत किशोर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। चर्चा ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर 2025 में बिहार की जो 3 बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, इनको कोई कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी तैयारी कर ली है? क्या प्रशांत किशोर ने अपने लिए इतना बड़ा जन समर्थन बना लिया है कि वो 2025 के चुनाव में बिहार के लिए कोई बड़ी राजनीतिक उलटफेर करने की ताकत रखते हैं? बिहार में प्रशांत किशोर की बढ़ती हुई ताकत, उनकी सियासी और उनके सामाजिक समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने पत्रकार दीपक कोचगवे। दीपक कोचगवे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पटना आज से उन्होंने जो पत्रकारिता की है, उसको जिस तरह की रिपोर्टिंग की है, उसके बाद राष्ट्रीय सहारा में रहे और वो अभी भी सक्रिय रहते हैं, अभी भी वो लोगों के संपर्क में रहते हैं और बिहार के रग रग को जानते पहचानते हैं। तो हम इस चर्चा में प्रशांत किशोर की राजनीति पर चर्चा जो करने जा रहे हैं, उसमें दीपक जी का स्वागत करते हैं। दीपक जी से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का ये दखल जो है बिहार की राजनीति में, क्या कोई बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो पिछले 2 साल से कर रहे हैं और अब पटना में बार बार आकर अपनी बड़ी एक तरह से सभाएं कर रहे हैं, जिसमें काफी लोग बिहार के अलग अलग हिस्सों से जुट रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग जुट रहे हैं और जिस तरह की चर्चा कर रहे हो, जिस तरह के मुद्दे लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे ऐसा आभास हम लोग को बिहार से बाहर रहते हुए ऐसा आभास हो रहा है कि बिहार की जमीन पर जरूर कोई एक नई सियासी करवट लेने की एक आस बन रही है। आपको क्या लगता है? नमस्कार भवेश जी, आपने जो सवाल किया और आज की परिस्थिति जो है, आज का जो माहौल है बिहार में, तो वो तो आपको लग रहा होगा कि चुनावी मोड में बिहार है। वो 1 साल बचे हैं चुनाव में, तो विधानसभा के, और अभी से तैयारी है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि चुनाव पहले भी हो सकता है। बताओ, आपने जो सवाल किया है प्रशांत किशोर पर, प्रशांत किशोर ने जो जिस तरह से एक कहावत थी कि कछुआ और खरगोश का जो चाल था, उसमें खरगोश जो समझता था कि हम तो निकल जाएंगे, और वो उसी स्थान में बैठा और कछुआ निकलते हुए धीरे धीरे अपनी जमात से आगे निकल गया। अब मुझे जो लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, बड़े राज्यों के बड़े मुख्यमंत्रियों की नैया पार लगाई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने 14 में अपना सहयोग दिया था। तो बतौर उनको पॉलिटिकल जो समझ है, वो तो जरूर है, जरूर होगा। और दूसरी बात ये है, बिहार पर मैं आता हूँ, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने 2 वर्षों तक
पद यात्राएं की हैं, सिर्फ शहरों में नहीं, लगभग 1000 गांवों में उन्होंने दौरा करके व्यवस्था की बात की है कि जो व्यवस्था क्या है, रोजगार कैसे होगा, हमारे जो मजदूर भाई बाहर चले जाते हैं उनकी क्या दशा है। इन जो तमाम बेसिक चीजों पर जो आवश्यक है, जहां पर चोट करना चाहिए, उन्होंने वो चोट किया है। मुझे भी लगा था कि बिहार जैसे राज्य में जहां कास्ट पॉलिटिक्स है और जहां कास्ट को देखकर ही नेताओं को पद दिया और टिकट दिया जाता है, वहां क्या प्रशांत किशोर चल पाएंगे? मगर ऐसा अब दिखता है। इसलिए दिखता है, देखिए दो बड़ा ये है, उन्होंने जो जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से वो अपने पार्टी का ये दिखाते हैं सोशल मीडिया में या अन्य मीडियाओं में, जिस तरह का स्लोगन बनाते हैं, वो हिट करता है। आपने देखा होगा चाय पर चर्चा, प्रधानमंत्री के चाय पर चर्चा पर वो तो प्रशांत किशोर ने बनाया था। बिहार में नीतीश कुमार है, तो ये जो बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, हाँ। तो इस तरह से प्रशांत किशोर को इस लाइन में अनुभव तो है। और प्रशांत, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, ये संयोग कहेंगे, प्रशांत किशोर की पैदाइश बक्सर में 1977 में हुई थी, और 77 में आपने देखा था कि एक बदलाव आया था देश में, और वो बदलाव था कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, और उसी साल प्रशांत किशोर भी पैदा हुए थे। तो प्रशांत किशोर आज एक बदलाव की ओर ये नहीं सोचे थे कि आज हमें एक समर्थन बिहार में मिलेगा, और वो समर्थन उनको मिल रहा है। हालांकि पहले वो कहते थे कि भाई वो पहले कहते थे नहीं, मैं राजनीति में, मुझे तो अपना काम है, मगर राजनीति उनकी उनकी भूख थी। ये वो गलत बोल रहे। उन्होंने पहले कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात की थी, कांग्रेस से बड़ा पद पाने की बात की थी, और जब वो पद नहीं दिया गया और कहा गया कि आप इसे, तब उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया। 18 में जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपना रणनीतिकार भी बनाया था, और बाद में उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कराया था, और वो बतौर सेकंड मैन इन कमांड माने जाने लगे थे। तो पॉलिटिकल चस्का और पॉलिटिकल भूख उनकी थी, वो भूख को उन्होंने प्लेट में बदला है अभी। और ये जो लेकिन प्रशांत किशोर दीपक जी, प्रशांत किशोर जो काम जिस तरह से जमीन पर जुड़ के कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने लिए वोट नहीं करेंगे, बिहार के लिए वोट नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेंगे। क्योंकि आपने बिहार में आपने सही सवाल उठाया कि बिहार जो एक जाति के जड़ में जमा हुआ है, कि जाति के बगैर बिहार की राजनीति ऐसा लगता नहीं है कि आगे बढ़ पाएगी। लेकिन उस जगह पे, उस ऐसी जगह पे प्रशांत किशोर ने एक ऐसी हलचल मचा दी है, एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जन जन तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि सचमुच उनको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह का क्राउड उनके साथ आ रहा है, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बड़े रूरल वर्ग को उन्होंने अभी तक प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को कैसे वो आगे शहरों में कैसे इम्पैक्ट बनाएंगे अपना, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो गांव-गांव घूम रहे हैं और ये जो वो बात कर रहे हैं कि आपने लालू को वोट किया, आपने मोदी को वोट किया, आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदली, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, आपके बच्चों के लिए यहाँ पर नौकरी की व्यवस्था नहीं हुई, तो वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, मुद्दे भी रख रहे हैं। तो उनका अभियान ऐसा लग रहा है कि बड़ा कम्युनिकेशन जो है, उनका अभियान जो है, अभी उन्होंने पार्टी बनाई नहीं है, पार्टी बनेगी, जनसुराज नाम से बनेगी, किस नाम से बनेगी, लेकिन जनसुराज नाम से उनका ये जो अभियान है लोगों को जगाने का, आपको लग रहा है कि ये, आपने पहले तो कह चुके हैं आपकी जाति जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की नुमाइंदगी में वो एक बड़ी ताकत के तौर पर इन तीन शक्तियों को, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था कि बिहार में तीन शक्तियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, इन तीन बड़ी शक्तियों को वो चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए,
आपने जो कहा ये 3 सब्सिडी ये बहुत अर्ली है अभी कि वो रोक पाएंगे कि नहीं, मगर जिस तरह से वो उन्होंने काम किया है, योनो में उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े लोगों में, और उनका जो सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस जो सीएजी बना था, जो प्रचार कंपनी थी उनकी, तो उसके से वो समझते हैं प्रचार कैसे भी किया जाता है, मगर चूंकि वो समझा रहे हैं, जैसे दुखी अंगी पर जो हाथ रख दिया जाता है वो बात कर रहे हैं। और बहुत दिनों से बिहार में 35 36 सालों से लगातार बॉल कभी इस पाले में, कभी इस पाले में, कभी आमने, कभी वो उनके साथ आए, तो जनता कहीं ना कहीं इस से उबी हुई है। ये नहीं कहता हूँ कि जनता नीतीश कुमार से उबी है, जनता लालू प्रसाद से उबी है, जनता भाजपा से उबी है, मगर कहीं न कहीं अब जो लग रहा है कि नयापन चाह रही है कि हाँ, कोई नयापन बिहार में हो, और उसको प्रशांत किशोर के रूप में दिखता है और दिख रहा है। अब आगे बहुत सारे स्टेज है। अभी आपने कहा कि जन स्वराज पार्टी गठित नहीं हुई है, अनऑफिशियली गठित हो गई है। 2 अच्छा। अक्टूबर को गांधी मैदान में वो विधिवत घोषणा हो जाएगी। अगर गठित नहीं होती तो 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा, 40 महिलाओं को टिकट देने का दावा, 70 मुस्लिमों को टिकट देने का दावा, और 25 सदस्यीय जो हार्ड कोर टीम बनाई गई है जो सिलेक्शन करेगी, ये सारी चीजों का उन्होंने तैयारी कर रखा है। और आपको मैं बताऊं कि देखिए, मुझे भी लगता था कि इन दिनों में जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी बात करो बहुत लोगों से, तो जनसुराज के बारे में बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज एक नया रूप में आ रहा है, और देखा जाए जनसुराज क्या करता है। ऐसा नहीं था कि उनका नाम नहीं आ रहा है, नाम आ रहा है, और कुछ लोग पसंद कर रहे हैं कि जनसुराज में एक नयापन आ रहा है। तो अभी ये जो कहना है हम लोगों का कि आगे क्या होगा, अभी देखिए रास्ता पर आ रहे हैं, वो ट्रैक पर आ रहे हैं, और लोग पसंद कर, हर जिले में उन्होंने अपने लोगों को बनाया, और कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं। पता नहीं अब कॉर्पोरेट स्टाइल इनका, उनका जो कॉर्पोरेट का स्टाइल के लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, हमसे भी मुलाकात, मुझसे भी मुझे मेरे घर पर भी आए कि ऐसा है, ये सेमिनार होगा, आप इसमें जुड़े, या प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो आगे बढ़े। तो कल जो हुआ गांधी सभागार में, बापू गांधी सभागार पटना में, वो बहुत जबरदस्त था भाई, मैं मानता हूँ। और वहां जो तो एक चीज और कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो जो सवाल उठा रहे हैं, बिहार के सवाल है। पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, बिहार से बहुत सारे लोग उनको बाहर जाकर नौकरी मिल पाती है। बिहार में पढ़ाई का भी माहौल नहीं है। अगर बिहार बहुत सारा आईएएस देता है तो वो आईएएस बिहार में तैयार नहीं किए जाते हैं। आपको मालूम है कि उसके लिए दिल्ली लोग जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ कोचिंग करते हैं। इवन कि इंजीनियर बनने के लिए भी बिहार से कोटा में जो है बिहार के काफी लड़के जाते हैं। तो वो एक बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं कि आने वाले समय में, और वो तो कल वाले सम्मेलन में ये दावा कर रहे थे कि अगली बार जब छठ होगा, इस बार का छठ नहीं, 2025 के जब छठ में आपका जब बच्चा आएगा तब वो वापस होकर नहीं जाएगा। 10,000 15,000 की नौकरी के लिए उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो ये एक जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो एक नीचे के तबके में जो 10-15 हजार के लिए, सचमुच 10-15 हजार 20,000 की नौकरी के लिए बिहार उनको छोड़ना पड़ता है। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो निचले तबके, मुझे ये थोड़ा स्पेसिफिक जानकारी दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि गांवों में, गांव की जनता में प्रशांत किशोर का आधार थोड़ा मजबूत हुआ है? देखिए, गांव गांव में तो प्रशांत किशोर जा रहे हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि पलायन वाली बात जो प्रशांत किशोर ने की, आपको याद होगा जब 1,000 किलोमीटर पैदल चल पड़े थे हमारे मजदूर अपने घरों को आने के लिए, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कोरोना के समय उस में। समय बड़ा पैनिक स्थिति था, और नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, यही घोषणा की थी, नीतीश कुमार ने भी घोषणा की थी कि अब तुमके लौटने का जरूरत नहीं है, अब यही काम करो, यहाँ आए। मगर वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो लोगों में ये बात है कि पता नहीं प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, पता नहीं नीतीश कुमार कैसा बोल रहे हैं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा,
लोग फिर यहाँ काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस एंड दैट बहुत सारे दिमाग में है। मगर चूंकि अच्छा। प्रशांत किशोर एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इनमें अभी नेता वाला वो गुण नहीं आया है, और जिस तरह से नेता बयान करते हैं और बड़े ठेठ भाषा में बात कर रहे हैं, भोजपुरी और हिंदी का मिश्रण है उनके बातों में, और बहुत वो जो अटैकिंग है और जिस तरह से बहुत जोरदार अटैक कर रहे हैं, ये नहीं कि छुप के बच के छिपा कर, वो नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से ये प्रशांत किशोर की पार्टी आगे आ रही है, एक फोर्स है, और मैं आपको बता रहा हूँ, भले उनके प्रवक्ता बोले जेडीयू के या आरजेडी के कि भाई कुछ नहीं है, वो तो रणनीतिकार है, यानी उनके खिलाफ माहौल है, ये है वो है, जो बोलना है उनको बोले। तेजस्वी यादव को पर ज्यादा हमले हैं, क्योंकि ये बात तय है कि वोट बैंक में तेजस्वी यादव के पास दो बड़ा वोट बैंक है, जिसे अगर नहीं छितराएंगे तो वोट बैंक उनका बना रहेगा और वो फिर आगे बढ़ेंगे। तो उनका जो निशाना है तेजस्वी यादव पर, आपको देखें तेजस्वी यादव को कहा कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बारे में पता नहीं है तेजस्वी यादव को, स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे बिहार में। आज नीतीश कुमार आएंगे तो फिर उनके गुण गाने देंगे। तो जो समाज में चर्चा होती है उस चर्चे को वो उभार रहे हैं, वो उभार रहे हैं प्रशांत किशोर। और मुझे लगता है कि इससे नीतीश कुमार, अब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश अगर 20 सीट के आसपास आ जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये भी उनका कहना है। तो चूंकि वो रणनीतिकार रहे हैं, हालांकि उनका एक विश्लेषण अब चुनाव में फ्लॉप कर गया था, आपने कहा था बीजेपी के बारे में उन्होंने जो कहा था और पिछली योगेंद्र बार से यादव अच्छा ने रिजल्ट होगा। तो अब निश्चित रूप में देखिए प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा नीतीश से मिलते ही राजनीति में प्रवेश की थी। उन्होंने कांग्रेस में भी कोशिश की थी कि मैं कांग्रेस का काम करूं और कांग्रेस का एक बड़ा पोस्ट लूं और वहां मैं कांग्रेस को, तो महत्वाकांक्षा उनकी शुरू थी। मगर अब उनको जो परियात्रा जन स्वराज का उन्होंने किया है, उन्हें कुछ आशा होने लगी है कि हम अब टक्कर देंगे। उनका ये भी कहना है कि मुझे कम भी अगर आएगा तभी मैं किसी के साथ गठबंधन किसी दल के साथ नहीं करूंगा, फिर आगे की लड़ाई लड़ूंगा। तो प्रशांत शरण एक फैक्टर बिहार में बनते जा रहे हैं, और ये मैं अभी नहीं कहूंगा कि बन चुके हैं, मगर जिस तरह से उनके सभाओं में शिरकत कर रहे हैं लोग, नौजवान जो बेरोजगार है उनकी बहुत शिरकत है। कहीं रोजगार वाले मामले का इशू जो है वो तेजस्वी से छीन कर अपने पास न ले आए, ये भी मामला है। तो तेजस्वी जिस तरह से पिछले चुनाव में रोजगार लेकर उड़े थे और वो लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे, तो ये उनका है कि ये मामला इनसे छीन लूं, नीतीश कुमार से महिलाओं का मामला छीन लूं। आप देखिए 40 महिलाओं को सीट देकर क्या संदेश दिया, और वो शहर में वो 40 शहर की भी महिलाएं काफी थी जो बीजेपी की कोर वोटर होती हैं महिलाएं, और आशा बहन हो या आपको आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को हो, चाहे शराबबंदी करके महिलाओं को उन्होंने राहत दी हो, चाहे बच्चियों का साइकिल वाला मामला, तो महिलाओं का एक वोट नीतीश कुमार के पास। तो कहीं ना कहीं वो एनडीए को चोट कर रहे हैं वहां पे, और 70 मुस्लिमों का टिकट देकर वो आरजेडी पर चोट कर रहे हैं। तो मेरा ये लगता है कि वो बहुत नाप तोल के काम कर रहे हैं अभी, और ये मैं नहीं कहता हूं कि सरकार बना ले जाएंगे, अभी तक मैं ये नहीं कह सकता, मगर हाँ ये जरूर है कि उन्होंने मुकाबले में आ गए हैं। ये आपने ये जो 2 पॉइंट कहा कि एक तरफ वो तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं रोजगार के मामले में, और मुस्लिमों को अपने यहाँ टिकट देकर, अधिक से अधिक मुस्लिमों को टिकट देकर वो एक तरह से तेजस्वी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और जो महिलाओं का उन्होंने सम्मेलन किया है रविवार को, वो काफी कामयाब रहा। और जो नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर, लड़कियों में साइकिल बांटकर एक महिलाओं के बीच में अपनी एक जो छवि बनाई थी, एक जो पैठ बनाई थी, उस पर वो चोट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ी सधी हुई रणनीति के तहत बिहार में
न केवल कम्युनिकेशन कर रहे हैं बल्कि एक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो 2025 के चुनाव में बड़े रूप में दस्तक दे सकें, क्योंकि वो 200 सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा प्रशांत किशोर ने कल जब वो सम्मेलन हुआ महिलाओं का, उसके बाद उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है। कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। वक्तव्य सुन लीजिए, मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, या कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जन स्वराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जन स्वराज का अभियान है। 2 बरस से यही कर रहे हैं। आज यही दीपक जी, हम लोग जब पहले बात करते थे प्रशांत किशोर के बारे में, तो आपसे भी बात हुई है इसी फोरम पर, हम लोग ने प्रशांत किशोर की राजनीति को लेकर चर्चा की है। और उस समय कोई भी प्रशांत किशोर को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है, थोड़ा आप भी महसूस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की हनक अब थोड़ी सी बन रही है। हम लोगों ने प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे रखे हैं, अपने राजनीतिक जो सवाल रखे हैं, उसकी चर्चा की हमने। और हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके बीच में प्रशांत किशोर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिन सामाजिक समीकरणों की जरूरत है उस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी चर्चा की कि मुस्लिम को वो कैसे देख रहे हैं, अपने एक नए वोट बैंक के रूप में सजाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करके, पलायन रोकने की बात करके, दबे तबके के को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि भाई जिनके बच्चे बाहर जाते हैं नौकरी करने, उनके बच्चों को बिहार में ही नौकरी मिल सकती है, उसके लिए हम कोई सरकारी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ उनके टोकरी में कुछ है। पैसे को लेकर भी कभी हर बार उनसे सवाल होता रहा कि इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो बिहार की ये जो तीनों राजनीतिक दल हैं जिनके पास पैसे की ताकत भी है, समर्थन की ताकत भी है, उनसे प्रशांत किशोर मुकाबला कर पाएंगे? और क्या प्रशांत किशोर ने अपने बारे में अभी तक जो परसेप्शन उनका बदला है, आप भी एक बदले हुए परसेप्शन के साथ बात कर रहे हैं, ये परसेप्शन और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको चुनाव आते आते, और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी अभी जिस तरह से प्रशांत किशोर का बाइक था जो हम लोग सुन रहे थे, प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे थे कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए। ये एक उनका एक नया जैसे चाय पर चर्चा और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए और जनता की सरकार चाहते। कहीं ना कहीं केजरीवाल से, जो केजरीवाल जो बात करते थे, तो केजरीवाल के साथ भी ये कुछ दिन थे, तो उनका जो केजरीवाल का जो मामला हिट किया था
वो जनता की सेवा के लिए, जनता की पानी के लिए, जनता को तीर्थाटन कराने के लिए, जनता को अच्छी शिक्षा देने के लिए, जनता को पानी मुहैया कराने के लिए, बिजली फ्री करने के लिए, ये सब बातें होती थी जो चुनाव में केजरीवाल को थोड़ा हिट कराया वो। अभी भी उनकी बात हो रही है, अब उनकी बातों में बदलाव आ रहा है। पहले था कि अब वो जनसुराज में एक एक नए पैटर्न पर बात कर रहे थे, शिक्षा पर भी बात कर रहे थे, लालू पर अटैक कर रहे थे, नीतीश पर अटैक कर रहे थे, मोदी जी पे अटैक कर रहे थे। लोगों ने बात पहले कहा कि ये मोदी जी की बी टीम है, ये मोदी जी की बी टीम है, ये भी कहा राजनेताओं ने और कुछ लोगों ने, ये मोदी जी ने इन्हें भेजा है कि इन लोगों को जैसे वो कभी कभी कह बैठते हैं कि 20 सीट में सिमटा देंगे, और उनको लालू की पार्टी को भी। तो लगता था कि वो कहीं ना कहीं हाल में है दोनों में। मगर अब देख रहा हूँ तो वो सीधे मोदी पर भी अटैक कर रहे हैं, मोदी के बारे में, मगर मोदी पर अभी भी खुलकर अटैक नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश को बोल रहे हैं और जिस तरह से लालू, दो बड़े फोर्स हैं बिहार में, लालू और नीतीश अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा फोर्स होता है, क्योंकि जातीय आधार बड़ा मजबूत है दोनों का। तो मुझे अभी जो लग रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह से रुझान आ रहा है, हर एक शहरों में लोग धीरे धीरे जनसुराज के बैनर पोस्टर लग रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भी एक सवाल आप है कि जहाँ बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं, आरजेडी भी पैसा लगा देगी, जनता दल यूनाइटेड सत्ता में है, फिर रामविलास की पार्टी है, तो पैसा देखिए। मुझे जो लगता है कि प्रशांत किशोर ने बीच में कहा था अपने एक सम्मेलन में कि आपको पैसे की चिंता, आप चुनाव लड़िए, बाकी मैं देखूंगा। यानी आप पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसा मेरा होगा, हम खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव 200-250 करोड़ का गेम होगा, 300 करोड़ का मामला होगा, उससे कम में चुनाव नहीं होगा। और प्रशांत किशोर जिस तरह से, मुझे जो लगता है, पता नहीं ये इनकम टैक्स की बात होगी नहीं, तो जिस तरह से कुछ पार्टियों को उन्होंने जो रणनीतिकार बने थे, तो उसमें भी पैसा मिला होगा, उनको फीस मिली होगी। ऐसा नहीं होगा, पैसा के मुकाबले में उतना जरूर थक जाएंगे कि चुनाव लड़ लेंगे, अभी ऐसा दिखता नहीं। और आने वाले भाई कहाँ से पैसा करेंगे वो तो उनका मसला। नहीं ठीक है, लेकिन वो कल कल भी बात हुई ऐसा, और जब कल चर्चा हो रही थी महिलाओं के बीच में, तो मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा कि अभी हमारी ताकत इतनी है, आपके भाई में इतनी ही ताकत है कि हम 40 महिलाओं को टिकट का बोझ उठा सकते हैं, यानी 40 महिलाओं को हम अफोर्ड कर सकते हैं। यानी जनसुराज से जो लड़ेगा उसको पार्टी पैसा देगी, उसको पैसे की चिंता नहीं करनी है। आमतौर पर बिहार में भी आप जानते हैं कि सभी दलों में टिकट बंटवारे में क्या खेल होता है, कैंडिडेट खुद पैसा टिकट पार्टी को देता है और पार्टी अपनी चुनाव में भी खर्च करता है, पार्टी से कुछ मिलता है, कितना मिलता है ये सब जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने वो इस बात पर, चूंकि जब वो हाल के दिनों में काफी उनके इंटरव्यूज आए और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इतने लोगों को चुनावी मदद करके और सत्ता के संघर्ष शिखर तक पहुंचाया है, उसमें मोदी भी हैं और उसमें तमाम प्रदेशों में बैठे हुए मुख्यमंत्री भी हैं, तो पैसे की मुझे कमी नहीं है, वहां से पैसा आ रहा है और हम पैसे को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो जो सवाल है पैसे का, वो तो लग रहा है कि उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, उन्होंने व्यवस्था की हुई है। सवाल सिर्फ ये है कि लोगों का समर्थन और लोगों के सामने जिस तरह की वो सवाल रख रहे हैं उसमें कितना लोग भरोसा करते हैं। आपने कहा कि चूंकि नेता वहां पे धोखा दे चुके हैं जनता को, नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपके लिए यही व्यवस्था कर देंगे, वो कर नहीं पाए, तो कितना भरोसा करेंगे प्रशांत किशोर पर। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति निश्चित रूप से अभी लोगों का ध्यान खींच रही है और बिहार में एक ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो लोग विकल्प की तलाश में हैं, जो लोग इन दलों के बार बार बनने और बिगड़ने से और बिहार की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होने से जो परेशान महसूस कर रहे हैं या एक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि चुनाव के करीब आते आते प्रशांत किशोर किस तरह से अपने
चाल रखते हैं, किस तरह से अपने मुद्दे और मजबूती के साथ लोगों के बीच में रखते हैं और किस तरह से अपने प्रति लोगों का भरोसा कायम कर पाते हैं, और ये जो जातियों की बेड़ियां हैं बिहार में और उसको कैसे समाप्त कर पाते हैं। तो हमारी नज़र बनी रहेगी। और प्रशांत किशोर को मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, जब से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी तमाम यात्राओं के डिजिटल सोर्स हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से लोगों के सामने मुद्दे रखते हैं। तो मैं ये देखता रहा हूं कि उन्होंने तीनों शक्तियों पर बराबर रूप से हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कम नहीं कोसा है। उन्होंने कहा है कि आपने मोदी जी को 40 सीट वाले प्रदेश को जो है 26 सीट वाले प्रदेश को तो प्रधानमंत्री बनवा दिया मोदी जी को, और उनके प्रदेश में फैक्ट्रियां बढ़ रही है। आपने 40 लोगों को जिता के भेजा, 39 लोगों को जिता के भेजा, तो आपको क्या मिला? तो ऐसा नहीं है, वो हमला सभी पर कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को एक बार फिर से खड़े होने की जरूरत है, अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है। बिहार बदल सकता है, बिहार में शिक्षा का माहौल बदल सकता है, बिहार में स्वास्थ्य का माहौल बदल सकता है, और बिहार के बारे में लोगों का परसेप्शन बदल सकता है, और उद्योग बिहार में लगाकर बिहार के लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। आपने जो उनके बारे में बात की, बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि एक बदलाव बिहार में दिखाई दे रहा है, आपने उसको समझा है। और मुझे लगता है कि आप इसी तरह से नज़र बनाए रखेंगे तो समझ पाएंगे कि बिहार की राजनीति 2025 में जो चुनाव होंगे वो एक अलग तरह का चुनाव होगा, एक अलग तरह का संघर्ष होगा। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो तीन बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं उसके बीच में एक चौथी ताकत तेजी से सिर उठाने के लिए तैयारी कर रही है, और निश्चित रूप से उसको लेकर बिहार की जनता में उत्सुकता है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि उत्सुकता है, और वो उत्सुकता कैसे वो और आगे मजबूत कर सकते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी संभावना वो पैदा कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।